नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लॉ स्कूल के एपिसोड 1 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो बिना ज्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। हैंकॉक यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स का कोर्ट रूम मॉक ड्रिल चल रहा होता है, यानी कि कोर्ट रूम के सुनवाई की प्रैक्टिस, और सारे टीचर्स और प्रोफेसर उन्हें ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ड्रिल में सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना रोल होता है। अपना एरोगेंट बाबा, जो इस सीरीज में एरोगेंट है भी और नहीं भी, उसका नाम हान जीवन है और ये इस ड्रिल में एक अपराधी बना हुआ है। ये क्लमजी सी लड़की जो पता नहीं कितना जल्दी में थी कि पजामा पहनकर ही ड्रिल में आ गई, उसका नाम कांगसोल है और ये इस ड्रिल की जज साहिबा बनी हुई है। इस शॉर्ट हेयर सीरियस गर्ल का नाम भी कांगसोल ही है और ये अपने एरोगेंट बाबा के तरफ की वकील बनी हुई है। वेल, दोनों लड़कियों का नाम एक ही है, इसीलिए क्लमजी जज साहिबा को कांगसोल ए और सीरियस वकील साहिबा को कांगसोल बी कहा जाता है। ये है एक और सीरियस पर्सनालिटी जिसका नाम है स्योजीहू और ये सीरियस गाय पीड़ित की तरफ का वकील बना हुआ है। इस हेडबैंड बॉय का नाम यू सियोंग जे है जो गवाह बना हुआ है और इस मेकअप की दुकान का नाम जियोन ये स्यूल है जो गार्ड बनी हुई है। एंड डोंट नो ये मेरे आंखों का धोखा है या और कुछ, पर शायद इसके हाथ में चोट लगी है। तो क्या नाचो? प्रैक्टिस के दौरान अपने एरोगेंट बाबा जीवन की नजर एक प्रोफेसर जिनका नाम सियो ब्योंग जू है उन पर पड़ती है, जिनके सिर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। पर फिर वो अपने ड्रिल पर फोकस करने लगता है। ड्रिल में अपनी सीरियस गर्ल कांगसोल बी के फियर्स दलीलों और सवालों से बेचारा हेडबैंड बॉय जो गवाह बना हुआ है उस पर काफी प्रेशर बन जाता है और इसकी फियर्सनेस और कॉन्फिडेंस देखकर अपनी क्लमजी गर्ल और मेकअप की दुकान काफी हैरान और इम्प्रेस नजर आते हैं। तभी 30 मिनट का ब्रेक हो जाता है और सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स उठकर चले जाते हैं। पर प्रोफेसर सीओ की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान अपना एरोगेंट बाबा जीवन कूदकर बेंच से बाहर निकलता है। इस पर अपनी क्लमजी गर्ल कांगसोल ए बोलती है, एक अपराधी की बेंच से कूदने की हिम्मत कैसे हुई? जीवन बोलता है, ये बात मुझे वो जज बोल रही है जिसने खुद कपड़ों के नीचे पजामा पहन रखा है। गजब बेइज्जती है। उसके बाद ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है, पर प्रोफेसर सीओ का कुछ आता पता ही नहीं है। इसीलिए अपनी मेकअप की दुकान ये सियोल प्रोफेसर सीओ को बुलाने के लिए वेटिंग रूम जाती है जो मॉक कोर्ट रूम के बाजू में ही है। पर ये क्या? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जहां नॉर्मल और फॉर्मल जूतों से अलग सा कोई जूता पहनकर एक आदमी इन्वेस्टिगेशन रूम पहुंच जाता है। वो जूते और हाथों में ग्लव्स पहनकर क्राइम सीन का मुआयना करने लगता है। वहां डेड बॉडी के सामने टेबल पर एक कॉफी कप रखा था। दूसरे टेबल पर ब्लड शुगर टेस्ट स्ट्रिप्स रखा था जो हाल ही में डिलीवर हुआ मालूम हो रहा है। वेल, ब्लड शुगर टेस्ट स्ट्रिप्स मतलब वैसा डिवाइस जिससे शुगर लेवल चेक किया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि प्रोफेसर सीओ को डायबिटीज था। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बाथरूम के बेसिन में पानी अभी तक नहीं सूखा था, जिससे वो आदमी इमेजिन करता है कि किसी ने कुछ डालकर वहाँ बहाया होगा और डस्टबिन में उसका रैपर फेंका होगा। फिर वो बाहर आकर डेड बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है। तब एक ऑफिसर आकर बोलता है, हमें इनके पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें ये लिखा था कि इस जिंदगी से मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे इस नरक से छुटकारा पाने दो। ये देखकर वो आदमी बोलता है, जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था उसे ब्लड शुगर टेस्ट स्ट्रिप्स की क्या जरूरत पड़ती। तभी एक दूसरा ऑफिसर आता है जिसे वो पहला ऑफिसर बताता है कि ये एक प्रोसिक्यूटर थे जिनके साथ में पहले काम करता था, पर अब ये इस लॉ स्कूल के प्रोफेसर है, प्रोफेसर यान जोंग हुन। वेल, इस सीरीज में आपको लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी और प्रोसिक्यूटर को लेकर बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। सो लेट मी क्लियर इट बिफोर दैट। इंटरनेट से मिले ज्ञान के अनुसार लॉयर वो होता है जो लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई कर रहा है। एडवोकेट वो होता है जो काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया बार एग्जाम पास कर चुका है। अटॉर्नी को हम लीगल एडवाइजर कह सकते हैं, जिसकी मदद से कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल बनाए जाते हैं। और प्रोसिक्यूटर को हम सरकारी वकील समझ सकते हैं, यानी कि वो इंसान जो सरकार की तरफ से कोर्ट में केस लड़ता है। वैसे केस लड़ने की बात करें तो अटॉर्नी और प्रोसिक्यूटर दोनों ही कोर्ट में केस लड़ते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से लड़कर अपराधी को सजा दिलवाता है और अटॉर्नी दोषी की तरफ से लड़कर उसे डिफेंड करता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज ज्ञान। अब आते हैं एपिसोड पर। हे दोस्तों, मेरा नाम है शुभम
और मैं फ्यूचर से आया हूँ। तो मुझे वीडियो एडिट करते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि वीडियो में बहुत ज़्यादा पास्ट और प्रेजेंट वाला चीज़ है, लाइक दोनों टाइमलाइन एक साथ चल रहे हैं। तो इसको सिग्निफाई करने के लिए मैंने नीचे में टेक्स्ट दिया हुआ है पास्ट और प्रेजेंट का। अगर किसी को डाउट हो तो बस उसको देख लेना, ताकि तुम लोगों को सीरीज एक्सप्लेनेशन एंजॉय करने में दिक्कत ना हो। तो पीस। अब कहानी मर्डर के 7 महीने पहले यानी कि मार्च 2020 में जाती है, जहां प्रोफेसर यांग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। प्रोफेसर यांग एक सवाल करते हैं और उसका जवाब अपनी क्लमजी गर्ल से पूछने लगते हैं। एंड माइंड यू, ये इसे हाई बन अपने शब्दों में बोले तो खोपा वाली बोलकर इंडिकेट करते हैं। तो इस पर वो तुरंत अपना खोपा खोल लेती है ताकि आंसर ना देना पड़े। इस पर अपना एरोगेंट बाबा उसकी मदद करते हुए खड़ा होकर उस सवाल का जवाब देने लगता है। प्रोफेसर यांग ने जो सवाल किया है उसमें एक जज का डिसीजन क्या होना चाहिए उसका जवाब इन्हें चाहिए, और अपना एरोगेंट बाबा जीवन बिल्कुल सही और इम्प्रेसिव वे में जवाब देता है, जो सुनकर प्रोफेसर यांग बोलते हैं सेकेंड राउंड जुडिशियल एग्जाम। ये सुनकर सब लोग हैरान। अभी ये सब लोग लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर के शुरुआत में ही है और अपने एरोगेंट बाबा ने सेकेंड राउंड जुडिशियल एग्जाम पास भी कर लिया। बड़ा पढ़ाकू बंदा मालूम होता है यार ये तो। एनीवे, प्रोफेसर यांग बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद रखूं तो अब से दूसरे स्टूडेंट्स के जवाब देने का चांस मत लेना। फिर प्रोफेसर यांग फिर से एक सवाल करते हैं कि चॉय मी योंग जो एक ड्रग ऑफेंडर है, उसने किम मिन सू जो एक प्रोसिक्यूटर है उस पर रेप का मुकदमा किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रेप नहीं बल्कि घूस के लिए दोषी पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। 10 मिनट और 10 सेकंड पहले की खोपा वाली, बताओ यहाँ पर इशू यानी कि मुद्दा क्या है? खोपा वाली आई मीन अपनी क्लमजी गर्ल कांग सोल ए नर्वसनेस की वजह से ठीक से आंसर नहीं दे पा रही होती है और प्रोफेसर उससे उसके आधे अधूरे आंसर की वजह से सवाल पे सवाल किए जा रहे होते हैं। लास्ट में वो ये बोल देती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हैं। इस पर प्रोफेसर यांग वो सवाल सीरियस गर्ल कांगसुल बी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। वो बोलती है अगर ये एक रेप केस है तो चॉय मी योंग पीड़ित होती, अगर ये घूस का मामला है तो वो दोषी है। चॉय मी योंग सस्पेक्ट बन गई क्योंकि सेक्स को एक घूस की तरह समझा गया। प्रोफेसर यांग बोलते हैं तो यहाँ पर की इशू यानी कि मुख्य मुद्दा क्या है? कांगसुल बी बोलती है सेक्स को घूस की तरह समझा जाना। प्रोफेसर यांग बोलते हैं कोर्ट ने इस बात पर हामी क्यों जाहिर की? कांगसुल ए तुम बताओ। अपनी क्लमजी गर्ल फिर से घबराते हुए आधा अधूरा और उल्टा पुल्टा जवाब देने लगती है और प्रोफेसर सवाल पे सवाल किए जा रहे होते हैं। इस बार वो बोल देती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया है। इस पर प्रोफेसर अपना सवाल फिर से कांगसुल बी की तरफ डाइवर्ट करते हैं और वो फिर से कॉन्फिडेंटली अपना जवाब देने लगती है और अपनी क्लमजी गर्ल जिसका नर्वसनेस की वजह से हालत खराब हो चुका है उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। कांगसुल बी के जवाब देने के बाद प्रोफेसर यांग फिर से अपनी क्लमजी से पूछते हैं कांगसुल ए कोर्ट ने उस सेक्स को रेप नहीं बल्कि घूस क्यों करार दिया? क्लमजी गर्ल बोलती है कांगसुल बी ने तो आपको अभी अभी बताया। उसकी बात को काटते हुए प्रोफेसर यांग बोलते हैं मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। इस पर क्लमजी की बोलती बंद। प्रोफेसर यांग उसके पास आकर और सवाल करने लगते हैं जिसका टूटा फूटा जवाब देते देते ये इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि अपनी सीरियस गर्ल की तरफ देखने लगती है। सीरियस गर्ल उसकी जगह पर जवाब देने लगती है पर प्रोफेसर यांग उसे रोक देते हैं और अपनी क्लमजी गर्ल पर चढ़ जाते हैं जैसे कि आज तो ये इसकी टाई टाई फिस कर ही देंगे। पूरे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका है कि दूसरे स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि कहीं डर के मारे कांगसुल ए को हार्ट अटैक ना आ जाए और नर्वसनेस और प्रेशर की वजह से इसे तो उल्टी आ ही गई समझो। प्रोफेसर यांग पूछते हैं क्रिमिनल कोड का द 5 क्या है? कांगसुल ए घबराते हुए बोलने लगती है जस्टिफिएबल एक्ट, सेल्फ डिफेंस, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, विक्टिम्स कंसेंट और सेल्फ कंफर्ट। प्रोफेसर यांग बोलते हैं सेल्फ कंफर्ट? क्रिमिनल कोड में सेल्फ कंफर्ट कहाँ से आ गया? इस पर सब लोग हंसने लगते हैं। प्रोफेसर डांट कर सबको शांत कराते हैं। क्लमजी बोलती है माफ कीजिएगा, मेरा मतलब सेल्फ हेल्प से था। प्रोफेसर पूछते हैं तो बताओ सेल्फ हेल्प क्या होता है? अपनी क्लमजी इतना ज्यादा नर्वस हो गई है कि बोल देती है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं तुम क्लास से गिव अप कर रही हो? क्लमजी बोलती है नहीं सर, मुझे क्लास में ही रहना है, मेरा मतलब था कि इसका आंसर। उसकी बात को काटते हुए प्रोफेसर बोलते हैं अगर तुम आंसर देने में हार मान रही हो तो इसका मतलब है तुम लेक्चर से गिव अप कर रही हो। फिर वो उसे बुक से आंसर पढ़ने को बोलते हैं पर नर्वसनेस की वजह से अपनी क्लमजी वो भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही होती। इस पर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि फाइनली इसे उल्टी आ ही जाती है और वो सॉरी बोलकर भागती है। फिर प्रोफेसर भी क्लास को ब्रेक दे देते हैं और अपनी क्लमजी के पास जाकर बोलते हैं मुझे लगा था तुम्हें माफी चाहिए थी, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे सीखना है।
फिर दिखाया जाता है कि पास्ट में जब स्टूडेंट्स का एंट्रेंस इंटरव्यू हो रहा था तो ये पूछे जाने पर कि लॉ स्कूल को वो क्यों ज्वाइन करना चाहती है, अपनी क्लमजी ने जवाब दिया था कानून से माफी मंगवाने के लिए। किसी को बचाने के बदले मुझ पर ही असॉल्ट का इल्जाम लग गया। मैंने सेल्फ डिफेंस क्लेम करने के लिए वकील को हायर करना चाहा तो उसकी फीस 3 मिलियन वॉन यानी कि लगभग 1,72,000 थी। मैंने खुद से लड़ना चाहा तो जुर्माना 2 मिलियन वॉन यानी कि लगभग 1,14,000 था। आखिरकार मुझे अपने आंसू घोट कर 1 मिलियन वॉन यानी कि लगभग 57,000 में केस को सलटना पड़ा, क्योंकि वही सबसे सस्ता रास्ता था। लेकिन वो पैसे मेरी पूरी सेविंग्स थी जो मैंने सालों कड़ी मेहनत करके जमा किए थे। कानून को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अनफेयर है। मेरे जैसी गरीब के लिए न्याय पाने का आखिरी रास्ता सिर्फ लॉयर बनना ही है, और ये स्पेशल एडमिशन जो आप लोग ऑफर कर रहे हो वही एक रास्ता है जिससे मेरे जैसी गरीब एक लॉयर बन सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ अप्लाई किया। प्रोफेसर यांग पूछते हैं, और तुम कानून से कैसे माफी मंगवाओगी? इस पर अपनी क्लमजी कांसोल बोलती है, वही तो आपको मुझे सिखाना है प्रोफेसर। हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। कहानी फिर से उसी मोमेंट पर लौटती है जहां प्रोफेसर बोलते हैं, क्या तुम अभी भी हार मानोगी? इस पर क्लमजी उनसे माफी मांगती है। प्रोफेसर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, कभी कुछ ऐसा मत करो जिससे माफी मांगनी पड़े। फिर वो टाइम देखकर बोलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यह सुनकर क्लमजी दौड़कर क्लास की ओर भागती है। दौड़ते हुए वो अपने एरोगेंट बाबा से टकराती है, जिसे देखते ही वो बोलती है, सेकंड राउंड जुडिशियल एग्जाम, प्लीज मुझे बचा लो, और उसे लेकर भागती है। उसके बाद प्रोफेसर यांग से एक और प्रोफेसर जिनका नाम किम युन सुक है वो बातें कर रही होती है और न्यूज में खबर आ रही होती है। सीईओ पर उस जमीन के घूस का इल्जाम लगाया जा रहा था जो उन्हें एमएलए को से मिली थी, पर फिर वो निर्दोष साबित हो गए और उस फ्री प्रॉपर्टी को बेचकर जो उन्हें 5.6 बिलियन वॉन यानी कि लगभग 32 करोड़ हासिल हुए, उसे हांगकुक यूनिवर्सिटी को डोनेट करने का ऐलान किया था। और आज ही वो दिन है जब वो डोनेट करेंगे। न्यूज में जिनकी बात हो रही है वो वही प्रोफेसर सीईओ है जिनकी प्रेजेंट में मौत हो चुकी है। एंड माइंड यू, सीरीज में अभी पास्ट की कहानी चल रही है, यानी कि मार्च 2020। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ पर पता चलता है कि इसी केस की वजह से प्रोफेसर यांग अपने प्रोसिक्यूशन का करियर छोड़कर इस लॉ स्कूल में एक प्रोफेसर बन गए। फिर न्यूज पर एक और खबर आती है कि चाइल्ड रेपिस्ट ली मैन हो, जिसके शर्मनाक अपराध ने पूरे कोरिया को गुस्से से भर दिया था, वो अपनी सजा पूरी कर चुका है और आज रिहा होने वाला है। पर उसके पैर पर एंकलेट लगा रहेगा ताकि उस पर नजर बनी रहे। अब एंकलेट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी स्टोरी पर चलिए। ये सुनकर कि वो रिहा होने वाला है, प्रोफेसर किम गुस्से से बोलती है, ये कमीना अब रिहा हो रहा है? उस कमीने के लिए सिर्फ एंकलेट काफी नहीं। तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो चली जाती है क्योंकि उनका इंटरव्यू है। प्रोफेसर यांग के पास बार बार वाइस डीन कांगजुमैन का कॉल आ रहा होता है जो कि वो रिसीव नहीं कर रहे होते, पर फाइनली वो कॉल रिसीव कर लेते हैं और पता चलता है कि स्कूल ने प्रोफेसर सीओ के लिए डोनेशन सेरेमनी रखी है, पर प्रोफेसर यांग बिजी होने का बहाना देकर जाने से मना कर देते हैं। यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स के लिए मॉक कोर्ट रूम जो बना हुआ है वो प्रोफेसर सीओ के ही डोनेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। एनीवे, उधर प्रोफेसर किम का इंटरव्यू चल रहा होता है जो उसी चाइल्ड रेपिस्ट ली मैन हो से रिलेटेड है जो आज रिहा होने वाला है। उसके उस शर्मनाक एक्ट से प्रोफेसर किम अभी भी बहुत गुस्सा है और वो ये स्टेटमेंट देती है कि ली मैन हो ने जो उस छोटी बच्ची के साथ किया उसके बदले उसकी सजा बहुत कम है, उसे तो कभी रिहा ही नहीं करना चाहिए। उसके जैसा इंसान फिर से वो अपराध कर सकता है। अब उसके रिहा होने पर स्पेशली प्रोफेसर किम का इंटरव्यू क्यों लिया गया और ये इतने गुस्से में क्यों है वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर वो चाइल्ड रेपिस्ट ली मैन हो जेल से रिहा हो जाता है और सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। इधर प्रोफेसर यांग स्टूडेंट्स को ब्राइबरी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ प्रोफेसर सीओ का ही घूस वाला केस डिस्कस कर रहे होते हैं कि चीफ प्रोसिक्यूटर सीओ पर घूस का इल्जाम लगाया गया उस जमीन के लिए जो उन्हें एमएलए को ने गिफ्ट किया था। पहले ट्रायल में वो दोषी नहीं पाए गए, पर दूसरे ट्रायल में उन्हें दोषी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वापस भेज दिया और वो निर्दोष पाए गए और इसी तरह केस फाइनलाइज हो गया। यहाँ पर मुद्दा क्या है? तभी वहाँ पर प्रोफेसर सीओ आ जाते हैं जो बोलते हैं मुद्दा ये है कि सीओ को जो जमीन मिला उसे घूस समझा जाए या तोहफा। वो प्रोफेसर यांग के पास आकर बोलते हैं, आप क्लास में मेरे केस के बारे में पढ़ा रहे हैं, कितने ऑनर की बात है। प्रोफेसर यांग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो घूस नहीं था, इसका कारण क्या है? प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, क्योंकि मेरा घूस लेना प्रूव नहीं हो पाया। अब कहानी 2017 में जाती है, जिस समय प्रोफेसर सीओ एक चीफ प्रोसिक्यूटर थे जिन पर वही घूस वाला केस चल रहा था और उनके अगेंस्ट में प्रोफेसर यांग थे जो उस समय प्रोसिक्यूटर थे। वो उनसे सवाल करते हैं, आप ये क्लेम करते हो कि 370 मिलियन वॉन की जमीन जिसकी वैल्यू ऑफ 5.6 बिलियन वॉन हो चुकी है वो एक तोहफा थी ना कि घूस? चीफ प्रोसिक्यूटर सीओ बोलते हैं वो एक तोहफा ही थी जिसे घूस समझा जा रहा है।
वो एक तोहफा ही थी, पर शायद मुझे वो नहीं लेना चाहिए था। तभी कहानी फिर से उसी मोमेंट पर वापस लौटती है जहाँ अपना एरोगेंट बाबा बोलता है, एक तोहफा, इतना महंगा तोहफा देना नॉर्मल नहीं लगता। उसकी बात काटते हुए जीहू बोलता है वो क्लोज फ्रेंड्स थे, इतने क्लोज कि दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ प्रोसिक्यूटर यांग बोल रहे होते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं तो जाहिर है कि आप अच्छे से जानते होंगे कि जब एमएलए को ने आपको वो जमीन गिफ्ट में दिया तो वो क्या चाहते होंगे। उनका अल्टीरियर मोटिव यही था कि फ्यूचर में वो आप यानी कि चीफ प्रोसिक्यूटर की मदद ले सके अगर वो किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ जाए। अगर उनका अल्टीरियर मोटिव जानने के बाद भी आपने उनकी जमीन कबूल करी है तो उसे तोहफा नहीं कहा जा सकता। जाहिर है कि वो जमीन एक इंश्योरेंस के तौर पर दिया गया है। कहानी फिर से उसी मोमेंट पर आती है जहां अपना एरोगेंट बाबा भी एग्जैक्ट वही शब्द बोल रहा होता है जो पास्ट में प्रोसिक्यूटर यांग ने कहा था। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर सीओ बोलते हैं, तो उसने मुझे इंश्योरेंस के तौर पर घूस दिया था। जीवन बोलता है हाँ। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं, लगता है तुमने डिसीजन नहीं पढ़ा है ना? फिर वो सीरियस गाय जीहू से बोलते हैं, क्या तुम हमें डिसीजन बता सकते हो? लगता है तुमने डिसीजन बहुत अच्छे से पढ़ा है। जीहू बोलता है, फ्यूचर में किसी से मदद लेने की उम्मीद से किसी को पहले ही कुछ दे देना घूस नहीं कहलाता, इसीलिए इंश्योरेंस के तौर पर घूस लेने को घूसखोरी नहीं समझा जा सकता। इस पर प्रोफेसर यांग ताना मारते हुए बोलते हैं, और इसी तरह से घूसखोरी के इल्जाम से छुट्टी। कितनी खुशी की बात है। प्रोफेसर सीओ मुस्कुराते हुए उनके पास आकर उन्हें कॉफी देते हुए बोलते हैं, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद दोनों प्रोफेसर कानून की देवी के सामने एक दूसरे के साथ ताना कसाकसी खेलने लगते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर यांग फिर से प्रोफेसर सीओ को कॉफी वापस करके चले जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, यानी कि अक्टूबर 2020, जहां पर प्रोफेसर सीओ के मौत की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो ऑफिसर जो पहले प्रोफेसर यांग के साथ काम करता था वो बोलता है, अगर ये सच में एक हत्या है तो खूनी ने अंदर जाने के लिए दरवाजे का ही इस्तेमाल किया होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वेटिंग रूम के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्योंकि उस वेटिंग रूम के अंदर सिर्फ सारे प्रोफेसर ही घुस सकते हैं और वेटिंग रूम का दरवाजा उन सभी के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। दूसरा ऑफिसर बोलता है, इसका मतलब अब हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि उस दौरान कौन आया और कौन गया। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, फुटप्रिंट से आपको आइडिया मिल सकता है। तभी किसी का फोन आता है, जिसकी बातें सुनकर प्रोफेसर बोलते हैं, चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, मैं अभी चार्ज करता हूँ। और यहाँ पर पता चलता है कि इनके पैरों पर भी एंकलेट लगा है जो ये चार्ज करने लगते हैं। एंकलेट को बेसिकली हम एक ट्रैकर या नजर रखने वाला एक डिवाइस बोल सकते हैं, जिसकी मदद से उन लोगों की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है जिन पर ये लगा होता है। अब ये प्रोफेसर यांग के पास क्यों है ये तो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा, तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑफिसर बोलता है, अगर उनकी हत्या हुई है तो आपको किसी पर शक है? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैं। और यहीं पर एपिसोड का ये पार्ट खत्म। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।